नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सब ने महसूस की है। जब किसी धातु के तार से बिजली गुजरती है तो वो गर्म क्यों हो जाता है? हाँ, ये तो है। जैसे चार्जर का तार हो, लैपटॉप का एडाप्टर, है ना? हाँ, बिल्कुल। हल्का गर्म होना तो बहुत आम बात है। हाँ, ये इतना सामान्य अनुभव है कि हम ज्यादातर इसके पीछे के कारण पर सोचते भी नहीं। लेकिन विज्ञान इसके पीछे जो है वो काफी दिलचस्प है और आजकल की टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत ही जरूरी भी। सही बात है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम यही कोशिश करेंगे कि इस रोजमर्रा की घटना के पीछे की जो भौतिकी है उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, और ये भी देखेंगे कि ये साधारण सी दिखने वाली चीज कैसे एनर्जी एफिशिएंसी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी एकदम मॉडर्न चीजों से जुड़ी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और इस तार के गर्म होने के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। उनमें एक पहेली सी दी हुई है, अभिकथन और कारण वाली। वहीं से शुरू करें। हाँ, वो तरीका अच्छा है बात शुरू करने का। तो अभिकथन असर्शन ए कहता है एक धातु तार का तापमान बढ़ जाता है जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल तथ्यात्मक। लेकिन फिर आता है कारण, रीजन आर, और वो कहता है ऊष्मा ऊर्जा धातु अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के आपसी टकराव कोलिजन से निकलती है। अब यहां मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्या ये कारण सही है? क्या सच में धातु के अणु आपस में टकराते हैं और उससे गर्मी पैदा होती है? ये अणु शब्द ये थोड़ा खटक रहा है। हाँ, यानी पर अब मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अभिकथन ए वो तो 100% सही है। तार गर्म होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन कारण आर जैसा लिखा है उसमें एक बुनियादी गलती है। देखिए, ऊष्मा धातु के अणुओं के टकराने से नहीं निकलती। प्रक्रिया थोड़ी अलग है, ज्यादा सूक्ष्म लेवल पर होती है। ये हमें तार के अंदर एकदम एटॉमिक लेवल पर जाना होगा। देखिए, धातुएं जो होती हैं जैसे तांबा या एल्यूमिनियम, वो बिजली की अच्छी सुचालक यानी कंडक्टर्स होती हैं। हाँ, ये तो पता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके परमाणुओं के जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एटम से ढीले बंधे होते हैं। वो पूरे मेटल के अंदर घूमने के लिए आजाद होते हैं। इन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो तार के अंदर बहुत सारे ऐसे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन। हाँ, कह सकते हैं। अब जब हम तार के दोनों सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं, मान लीजिए बैटरी से या प्लग से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इस फील्ड के असर से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये एक खास दिशा में बहने लगते हैं, चलने लगते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनों के बहाव को हम बिजली या करंट कहते हैं। यहाँ तक ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, करंट बहने लगा, पर गर्मी कहाँ से आई? हाँ, अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब तार के अंदर चल रहे हैं तो रास्ता बिल्कुल खाली मैदान जैसा तो है नहीं। तार बना है धातु के परमाणुओं से। लेकिन होता क्या है कि धातु में परमाणु अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, धनात्मक आयन। अच्छा, एटम नहीं, आयन। हाँ, आयन। और ये आयन अपनी अपनी जगह पर लगभग फिक्स रहते हैं, एक जाली जैसी संरचना में, जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो तार असल में इन स्थिर आयनों की एक भीड़ है जिनके बीच से होकर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अणु से नहीं बल्कि इन आयनों के जाल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर होता है टकराव। जब ये तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन इन भारी और लगभग स्थिर आयनों से टकराते हैं तो वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी, चलने की जो ऊर्जा है, वो इन आयनों को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों से टकराता और उन्हें हिला देता है, कुछ वैसा। हाँ, समझने के लिए ये एनालॉजी ठीक है, हालांकि असली प्रक्रिया क्वांटम लेवल पर और भी जटिल होती है। पर हाँ, जब आयनों को इलेक्ट्रॉनों से ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो अपनी जगह पर ही ज्यादा जोर से कांपने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, उनकी थरथराहट बढ़ जाती है। और यही कंपन गर्मी है? क्या यही हीट है? एकदम। किसी भी चीज के कणों का कंपन या उनकी औसत गतिज ऊर्जा ही उसका तापमान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों के टकराने से आयनों का कंपन बढ़ता है तो पूरे तार का औसत तापमान बढ़ जाता है और हमें तार गर्म महसूस होता है। अरे वाह! इसी पूरी प्रक्रिया को, करंट की वजह से रेजिस्टेंस में गर्मी पैदा होने को, हम कहते हैं जूल तापन या जूल हीटिंग। अंग्रेजी में ओमिक हीटिंग भी कहते हैं। तो जो हमारे सोर्स में कारण आर दिया था वो गलत इसलिए था
क्योंकि वो अणुओं के टकराव की बात कर रहा था। असली खिलाड़ी हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन और स्थिर धातु आयन, उनके बीच का टकराव। वाह, तो ये है पूरी कहानी। इलेक्ट्रॉन चले, आयनों से टकराए, आयन कांपने लगे और तार गर्म हो गया। ये सिर्फ तार का गर्म होना नहीं है, ये तो ऊर्जा का रूप बदलना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है। बिल्कुल सही, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अब सवाल ये है कि कितनी गर्मी पैदा होगी? क्या इसे मापने का, इसका अंदाजा लगाने का कोई तरीका है कि कोई तार कितना गर्म होगा? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक नियम है। 19वीं सदी के भौतिक शास्त्री थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उन्होंने इस पर बहुत काम किया और एक नियम दिया जिसे जूल का ऊष्मा नियम कहते हैं। जूल का नियम, हाँ। ये नियम हमें बताता है कि किसी तार या रेजिस्टर में कितनी ऊष्मा पैदा होगी। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, H = I²RT। H = I²RT। ये क्या कहता है फॉर्मूला? मतलब I/R/T क्या है यहाँ? हाँ, बताता हूँ। यहाँ H है उत्पन्न हुई ऊष्मा, मतलब हीट, जिसे हम जूल में नापते हैं। I है विद्युत धारा, मतलब करंट, कि तार से कितना करंट बह रहा है, इसे एम्पियर में नापते हैं। ठीक है। R है तार का विद्युत प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस। ये बताता है कि तार करंट के रास्ते में कितनी रुकावट डाल रहा है, इसे ओम में नापते हैं। ओके, रुकावट। और T है समय, टाइम, यानी कितनी देर तक करंट बहा, इसे सेकंड में नापते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो गर्मी पैदा हो रही है H, वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो करंट I पर, और सिर्फ करंट पर नहीं, उसके स्क्वायर पर, I² पर। दूसरा तार के प्रतिरोध R पर, और तीसरा कितनी देर तक करंट बहा। ये I² वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? स्क्वायर क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्क्वायर का मतलब है कि असर बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप तार से बहने वाले करंट को 2 गुना डबल कर दें, तो पैदा होने वाली गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अरे बाप रे, 4 गुना? हाँ, और अगर करंट को तिगुना करें तो गर्मी 9 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए जो उपकरण ज्यादा करंट लेते हैं, जैसे हीटर या प्रेस, उनके तार मोटे बनाए जाते हैं। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। अच्छा, ताकि R कम हो और I² लॉस कम हो। बिल्कुल। और ये R प्रतिरोध, ये किस पे निर्भर करता है? आपने कहा था अलग अलग तारों का अलग होता है। हाँ, प्रतिरोध R भी बहुत अहम है। ये कई बातों पे निर्भर करता है। पहला तो पदार्थ पर, कि तार किस चीज का बना है। जैसे चांदी और तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए वो बिजली के तारों में इस्तेमाल होते हैं, अच्छे चालक हैं। वहीं नाइक्रोम जैसी जो मिश्र धातु होती हैं, उसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो हीटर या टोस्टर के एलिमेंट में लगती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खूब गर्म हो। हाँ, वहां तो गर्मी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। तार जितना लंबा होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। और तार की मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी, तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। अच्छा, तो ये सब मिलकर तय करते हैं कि R कितना होगा। हाँ, तो HI²RT हमें ना सिर्फ ये बताता है कि तार गर्म क्यों होता है, बल्कि कितना गर्म होता है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं करंट, प्रतिरोध और समय से। ये तो हुई विज्ञान की बात, एकदम स्पष्ट। लेकिन आज के समय में जब हम इतनी बात करते हैं ऊर्जा बचाने की, नई नई टेक्नोलॉजी बनाने की, तब इस जूल हीटिंग को समझना क्यों इतना जरूरी है? इसके प्रैक्टिकल असर क्या हैं? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इसके बहुत ज्यादा व्यावहारिक पहलू हैं। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी और भविष्य की टेक्नोलॉजी दोनों से सीधा जुड़ा है। हमारे नोट्स में भी इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि क्या उदाहरण है? पहला तो भारत का जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन, उसका जिक्र है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस मिशन का एक जरूरी हिस्सा है सुपर कंडक्टिंग तारों और डिवाइसेस का विकास और उनकी थर्मल प्रोफाइलिंग करना, मतलब उनके तापमान से जुड़े बर्ताव को समझना। अब क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही कम तापमान पर काम करते हैं। इतना कम? लगभग परम शून्य के करीब, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सोचिए। अरे बाप रे, इतना ठंडा? हाँ, तो ऐसे में तारों में जरा सी भी गर्मी, जरा सी भी जूल हीटिंग उनके काम करने के तरीके को बिगाड़ सकती है। तो इस गर्मी को कंट्रोल करना क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब क्वांटम कंप्यूटर इतने नाजुक होते हैं कि तारों की मामूली सी गर्मी भी उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और क्या असर हैं इसके? दूसरा बड़ा एरिया है ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी।
हम सब जानते हैं कि बिजली पावर प्लांट से हमारे घरों तक हजारों किलोमीटर लंबे तारों के जरिए आती है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइंस। अब इन तारों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध आर तो होता ही है ना? और जब इनसे बहुत ज्यादा करंट आई गुजरता है तो H = I²RT के हिसाब से काफी बिजली गर्मी बनके बर्बाद हो जाती है। बर्बाद मतलब वो इस्तेमाल नहीं हो पाती। हाँ, वो गर्मी बनकर हवा में उड़ जाती है। इसे ट्रांसमिशन लॉस या I²R लॉस कहते हैं। भारत जैसे बड़े देश में ये लॉस काफी ज्यादा होता है। मतलब जितनी बिजली हम बनाते हैं उसका एक ठीक-ठाक हिस्सा हम तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गर्मी बनकर खो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बर्बादी लगती है। मतलब हम बिजली बना रहे हैं और वो रास्ते में गर्म होकर उड़ रही है। इसे कम करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, इसे कम करने का एक मुख्य तरीका है बिजली को बहुत हाई वोल्टेज पर भेजना। देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I, यानी पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट। हाँ, अगर हम एक फिक्स्ड पावर भेजनी है तो अगर हम वोल्टेज V को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो उसी पावर के लिए करंट I कम हो जाएगा, क्योंकि I = PV। अच्छा। और हमने देखा कि गर्मी का नुकसान I²R पर निर्भर करता है। तो अगर करंट I कम हो गया तो I² और भी कम हो जाएगा और हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं वो बहुत हाई वोल्टेज हाई टेंशन पर काम करती हैं। हाई टेंशन लाइनों का वोल्टेज बढ़ाओ, करंट घटाओ ताकि I²R लॉस कम हो। कमाल है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये लॉस बिल्कुल ही ना हो, मतलब शून्य? कैसे तार हो सकते हैं जो बिल्कुल गर्म ना हो? हाँ, यहीं पर आते हैं अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर्स। ये कुछ खास पदार्थ होते हैं। अगर उन्हें एक निश्चित तापमान से नीचे ठंडा किया जाए, जिसे क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो उनका बिजली का प्रतिरोध R शून्य हो जाता है, एकदम जीरो। रेजिस्टेंस जीरो। तो जूल के नियम H = I²RT के हिसाब से R जीरो मतलब H भी जीरो, गर्मी पैदा ही नहीं होगी। बिल्कुल, H = I², 0T = 0। इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर्स में बिजली बिना किसी रुकावट के, बिना कोई गर्मी पैदा किए, बिना किसी एनर्जी लॉस के बह सकती है। सोचिए, ऊर्जा बचाने के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये तो क्रांति होगी। हाँ, लेकिन चुनौती यह है कि अभी ज्यादातर सुपर कंडक्टर्स के लिए ये क्रिटिकल तापमान बहुत कम होता है, जैसे -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, जिसके लिए महंगी कूलिंग चाहिए होती है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन या हीलियम। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपर कंडक्टर मिल जाएं। वो मिल गए तो सब बदल जाएगा। वाह, उसका तो इंतजार रहेगा। आपने क्वांटम कंप्यूटर का भी जिक्र किया था, कहा था कि गर्मी उनके लिए बहुत खराब है। तो क्या सुपर कंडक्टर्स वहां भी काम आते हैं? हाँ, बहुत जरूरी रोल है उनका वहां। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पर काम करते हैं। ये क्यूबिट्स जानकारी को बहुत ही नाजुक क्वांटम अवस्थाओं में रखते हैं। ये अवस्थाएं बाहरी डिस्टर्बेंस जैसे कि गर्मी या कंपन से बहुत आसानी से टूट सकती हैं। इसे कहते हैं क्वांटम कोहेरेंस का टूटना। अगर कोहेरेंस टूट गया तो क्वांटम कैलकुलेशन फेल हो जाती है। अच्छा, मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कुछ वैसा? हाँ, उससे भी ज्यादा फंडामेंटल लेवल पर। अब सोचिए, क्वांटम प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे क्यूबिट्स को जोड़ने वाले बारीक तार होते हैं। अगर ये तार नॉर्मल मेटल के हों तो उनमें जूल हीटिंग से गर्मी पैदा होगी, और वो गर्मी क्यूबिट्स तक पहुंच जाएगी। हाँ, और उनका कोहेरेंस बिगाड़ देगी। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर के अंदरूनी सर्किट में अक्सर सुपर कंडक्टिंग तारों का इस्तेमाल होता है। R जीरो तो हीट भी जीरो, सिस्टम ठंडा और स्थिर बना रहता है। समझ गई। क्वांटम दुनिया की नाजुकता बनाए रखने के लिए शून्य प्रतिरोध वाले तार चाहिए। बहुत दिलचस्प। ये तो वे बड़े-बड़े अनुप्रयोग। क्या हमारे रोज के जो उपकरण हैं, उनमें भी जूल हीटिंग का कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल है। कई बार तो हम जानबूझकर जूल हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटली, हेयर ड्रायर। हाँ, ये सब तो गर्म होते ही हैं। हाँ, क्योंकि इन सब में एक ऐसा हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, अक्सर नाइक्रोम का, जिसका प्रतिरोध R जानबूझकर ज्यादा रखा जाता है। तो जब उससे करंट I गुजरता है तो H = I²RT के हिसाब से वो खूब गर्म होता है और हमें गर्मी या रोशनी देता है। यहाँ जूल हीटिंग हमारा दोस्त है। सही बात है। दूसरी तरफ कंप्यूटर चिप्स में, मोबाइल फोन में या बिजली के तारों में ये गर्मी एक समस्या है। उसे कम करना होता है या बाहर निकालना होता है, जैसे हीट सिंक लगाते हैं या पंखे लगाते हैं। तो एक ही सिद्धांत कहीं फायदेमंद है तो कहीं नुकसानदायक। बिल्कुल, ये निर्भर करता है हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को एक बार फिर से समेटें,
तार गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें बहने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो तार के अंदर मौजूद स्थिर धातु आयनों से टकराते हैं। हाँ, इस टकराव से इलेक्ट्रॉन अपनी चलने की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आयनों को दे देते हैं, जिससे आयनों का कंपन बढ़ जाता है। सही। और यही बढ़ा हुआ कंपन हमें गर्मी या तापमान बढ़ने के रूप में महसूस होता है। इसे जूल तापन कहते हैं। एकदम सही कहा। और कितनी गर्मी पैदा होगी ये H=I² RT फॉर्मूला बताता है। मतलब गर्मी करंट के स्क्वायर, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है, और प्रतिरोध R खुद पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। और ये साधारण सी दिखने वाली घटना आज की दुनिया में हर जगह मायने रखती है। चाहे वो बिजली बचाने की बात हो, हाईटेक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की चुनौती हो, या फिर बस एक टोस्टर का काम करना हो, सब इसी बेसिक फिजिक्स से जुड़े हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति के जो मौलिक नियम हैं वो हमारी बनाई हर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और इन नियमों को गहराई से समझना ही हमें बेहतर और ज़्यादा कुशल चीज़ें बनाने में मदद करता है। बहुत खूब। वाकई एक रोजमर्रा के अवलोकन के पीछे इतना सारा विज्ञान और इतने गहरे मतलब छिपे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इतने अच्छे से समझाने के लिए धन्यवाद। वेलकम। ये सब सुनने के बाद अब मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक सवाल जैसा, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। हाँ, जरूर बताइए। हमने देखा कि प्रतिरोध R ही गर्मी H का कारण है, H=I² RT, और सुपरकंडक्टर में R=0 होने से H भी शून्य हो जाता है। लेकिन क्या प्रतिरोध हमेशा सिर्फ एक बाधा ही है, सिर्फ एनर्जी लॉस का कारण? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, हम इस प्रतिरोध को बहुत छोटे लेवल पर कंट्रोल करना सीख जाएं? हाँ, इंटरेस्टिंग। सोचिए। अगर हम किसी सर्किट के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में प्रतिरोध को अपनी मर्जी से बदल सकें, तो क्या हम सिर्फ गर्मी को कम ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि शायद ऊर्जा के बहाव को बहुत बारीक तरीके से कंट्रोल कर सकें? या शायद ये जो बेकार जाने वाली गर्मी है उसे किसी तरह पकड़कर, मतलब हार्वेस्ट करके किसी काम में ला सकें? क्या प्रतिरोध सिर्फ मिटाने की चीज है, या ये ऊर्जा को मैनेज करने का एक नया टूल भी बन सकता है? क्या सोचते हैं आप? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और आगे की सोचने वाली बात है। प्रतिरोध को सिर्फ एक पैसिव चीज न मानकर एक एक्टिव कंट्रोलेबल पैरामीटर की तरह देखना, ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऊर्जा सिस्टम्स में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।